हमारी भूगोल में 3 मंडल होते हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। हमने अब से पहले महाद्वीपों का अध्ययन किया था और वो महाद्वीप स्थल मंडल में आते हैं। यद्यपि उनके अतिरिक्त कुछ ऐसे द्वीप भी हैं बहुत सारे इस पृथ्वी पर, उनका अध्ययन हम अभी नहीं कर पाए हैं, प्रयास करेंगे कि उनका भी करें। तो आज हम पृथ्वी पर जो जल मंडल है उस जल मंडल का अध्ययन करेंगे। और उस जल मंडल में भी मैंने जो ये रेखा चित्र बनाया है, इस रेखा चित्र के अनुसार जो हमारे सामने पड़ता है वो ये प्रशांत महासागर पड़ता है। तो इसी में मैं यदि समय बचा तो प्रशांत महासागर के विषय में भी बताऊंगा। इसीलिए मैंने ये जो रेखा चित्र बनाया है इस तरह का बनाया है कि प्रशांत महासागर सामने पड़े, इसके पीछे इसके बैक में, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसके बैक में अटलांटिक महासागर है। जैसा कि यहाँ है ये अटलांटिक महासागर है। शुरू में हमारी पृथ्वी जैसे ही सूर्य से दूर हुई थी तो उस समय जब सूर्य, आज भी हम देखते हैं आग का तपता गोला है, तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य से निकल कर अलग हुई तो ये भी आग का तपता गोला थी। तो इसकी बाह्य सतह जैसे जैसे ठंडी हुई और इसके अंदर से इसमें जो भरी हुई गैसें थी वो गैसें बाहर निकली, तो पृथ्वी जैसे पहले वहाँ से जो सूर्य से जो अलग हुई तो आग का तपता गोला थी, गोल थी, लेकिन जब इसमें से गैसें बाहर निकली तो इसका जो रूप था वो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। जैसे कि किसी पेड़ का तना होता है, कहते तो उसे गोल ही है लेकिन वो तना जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है, इस तरह की आकृति हो गई। अब इस पृथ्वी के अंदर से समय समय पर आज भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। उन ज्वालामुखी विस्फोट होने में बहुत सारी गैसें वगैरह बाहर निकलती हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से पानी बन जाता है। तो जिस समय ये पृथ्वी सूर्य से दूर हुई थी उस समय आग का तपता गोला थी, उस स्थिति में इस पर पानी बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पृथ्वी के गर्भ से गैसें बाहर निकलीं और बाहर निकलकर पानी का निर्माण हुआ। और वो पहले, क्योंकि पृथ्वी तो गर्म थी, यहाँ तो पानी ठहर ही नहीं सकता था, तो गर्म स्थिति में ऊपर आसमान में जो गैसें थी उनके द्वारा, उनके मिश्रण से पानी बना और वो पानी वर्षा के रूप में पृथ्वी पर नीचे धरातल पर गिरा, जिससे धरातल भी ठंडी हुई। और वो पानी जैसे जैसे गिरता गया तो पृथ्वी के जो टेढ़े मेढ़े ये रूप हो गए थे, तो पृथ्वी के जो गहरे भाग थे उनमें वो पानी इकट्ठा होता चला गया। और इस तरह से वर्तमान में जहाँ पृथ्वी के ऊपर ये महासागर, सागर वगैरह पाए जाते हैं तो वो भाग धरातल के भागों से नीचे हैं, गहरे हैं, तो उनमें पानी भरता रहा। और इस तरह से भरते इन महासागरों का जो आज हम रूप देखते हैं, इस तरह के पानी का ये भंडार हो गए। तो अब इसमें ये जैसे कि पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीचों बीच ये भूमध्य रेखा है और पृथ्वी क्योंकि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो उसी के अनुसार हमने दिखाया ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ऐसे सीधा भी दिखा सकते थे लेकिन वो 23.5 डिग्री झुकाव दिखाने के लिए हमने इस तरह का ये दिखाया है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में ये बीचों बीच भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से जो उत्तर का भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो दक्षिण का भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब इस चित्र के अनुसार ये अफ्रीका है, ये एशिया है, इधर यहाँ पर यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। तो यदि हम इस पृथ्वी के
ग्लोब को देखते हैं तो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ स्थल भाग ज़्यादा बड़े हैं और दक्षिण की तरफ स्थल भाग कम है। और दक्षिण में ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। इसका मुश्किल से 10% भाग ही स्थल का गर्मी की ऋतु में दिखाई देता है। जाड़े की ऋतु में तो वो भी ढक जाता है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आता है तब वो 10% भाग इसका स्थल भाग दिखाई देता है, शेष भाग बर्फ़ से ढका रहता है। तो इसके अनुसार ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थल भाग ज़्यादा होने के कारण उत्तर भाग में लगभग 60.7% जो इस पृथ्वी का भाग है उस पर जल पाया जाता है और शेष भाग पर 39.3% भाग पर स्थल भाग है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम होने के कारण ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका का कुछ भाग आता है, ये एशिया महाद्वीप का कुछ क्षेत्र आता है, कुछ यहाँ पर द्वीप हैं वो आते हैं, दक्षिणी अमेरिका का ये भाग आता है। तो स्थल भाग कम है और जलीय भाग ज़्यादा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 80.9% भाग पर जल है और 19.1% भाग पर ये भूमि है, स्थल है। तो इस तरह से, और जैसा कि मैंने बताया ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि इस पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पानी है और शेष भाग पर स्थल है। तो अब ये जो जल है, कहीं कहीं स्थल भाग पर भी नदियां हैं, कहीं झीलें हैं, कहीं तालाब हैं। स्थल भाग पर भी जल पाया जाता है। समुद्रों में तो जल पाया ही जाता है, लेकिन स्थल पर भी जल पाया जाता है। तो इस स्थिति में लगभग 97% जो जल है, पूरी पृथ्वी का जो 97% जल है वो जल खारा पानी है। और जो समुद्रों के रूप में पृथ्वी के ऊपर भरा हुआ है, लगभग 97.5% भाग पर खारा पानी है, जिस पानी को पिया नहीं जा सकता। और लगभग 2.5% भाग पानी का ऐसा है जो पिया जा सकता है, जिसे हम मीठा पानी भी कहते हैं या स्वच्छ जल भी कहते हैं। इस तरह से अब वो मीठा पानी कहाँ है? ये जो ध्रुव हैं, इन ध्रुवों पर बर्फ़ होती है और वो बर्फ़ जो है समुद्री भाग से वाष्पीकरण होकर वाष्प ऊपर गई और ऊपर जाकर वो वाष्प जो है, वो वाष्प अपने साथ में नमकीन पदार्थों को नहीं ले जाती। वो वाष्प जो है वो शुद्ध होती है, ऊपर गई और ऊपर जाकर वो जो वाष्प है यदि ध्रुवों की तरफ चली जाती है तो ध्रुवों पर बर्फ़ बनकर जमा हो जाती है या वर्षा के रूप में नीचे को बरस जाती है। जो वर्षा का पानी होता है वो पानी भी शुद्ध जल होता है, लेकिन धरातल पर गिरने के बाद उसमें मिट्टी आदि दूसरे पदार्थ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं पिया जाता। यदि ऊपर उस पानी को एकत्र कर लिया जाए तो वो पीने लायक पानी होता है। केवल जैसे घने दिनों में यदि वर्षा होती है, जैसे कि 10-20 दिनों तक वर्षा नहीं हुई बिल्कुल भी धरातल के ऊपर, और उस समय में इस धरातल के ऊपर रेत भरी धूल भरी हवाएं चलीं, तो इस वातावरण में धूल मिक्स हो जाती है। जो धूल के बारीक कण हैं इसमें रहते हैं, और उसके बाद यदि वर्षा होती है तो वर्षा के बूंदों के साथ में उनमें मिक्स होकर के वो जो धूल कण हैं वो भी नीचे आते हैं। तो शुरू की जो वर्षा होती है उसमें धूल कण मिले होते हैं, उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद में फिर वर्षा होती है। वो जो धूल कण हैं वो पहली वर्षा में नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जो वर्षा होती है तो वो जो पानी है वो शुद्ध होता है, वो पिया जा सकता है। तो इस तरह से
ध्रुवों पर जो पानी है वो भी शुद्ध है, और जो नदियाँ चलती हैं उनमें से जो नदियाँ जिनके उद्गम क्षेत्र ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बर्फ़ है, वो बर्फ़ पिघल कर वो धरातल पर चलती है, जैसे कि भारत में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं, तो उन नदियों में बर्फ़ वहाँ से आती है तो शुद्ध पानी होता है। रास्ते में उनमें यदि गंदा पानी कहीं किसी शहर वगैरह में मिक्स हो जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, अन्यथा वहाँ से जो पानी आता है वो शुद्ध होता है। खैर, ये जो हमारा समुद्री क्षेत्र है ये कहीं कहीं बहुत गहरा होता है, कहीं उथला भी होता है। तो इसकी समुद्र की जो औसत गहराई मानी गई है वो 3800 मीटर उसका औसत माना गया है। कहीं ज़्यादा गहरी है, कहीं कम गहरी है। अब जैसे कि हम अपनी स्थल भाग पर कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान देखते हैं तो उनमें पर्वत ऊंचे क्षेत्र होते हैं, पठार की आकृति चबूतरे नुमा होती है वो नीचे होते हैं, और मैदान उनसे भी नीचे होते हैं। उसी तरह से इन समुद्री क्षेत्रों में भी जो उथले क्षेत्र हैं उन्हें हम मैदान कहते हैं। समुद्रों की भी स्थिति इस तरह की होती है कि ये मैदानी क्षेत्र है समुद्र का, इसके बाद ये पठारी क्षेत्र है, उसके बाद गहरे गर्त होते हैं, इन्हें गर्त कहते हैं। तो स्थल की परिभाषा में इन्हें हम समुद्री मैदान कहते हैं, इसे पठार कहते हैं, और इसे समुद्री पर्वत कहते हैं। जैसे कि स्थल पर पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, तो ये जो गर्त हैं ये इस स्थल के विरोधी हैं, विरोधाभास है। तो ये गर्त हैं जिसे हम समझने के तौर पर यदि पर्वत माने तो उसी स्थिति में जैसे कि स्थल पर 3 रूप पाए जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इसी तरह से समुद्रों में भी तीन आकृति पाई जाती हैं, पर्वत, पठार और मैदान, जैसा कि मैंने बताया। तो जो उथले क्षेत्र हैं उन्हें मैदान कहते हैं, जो उनसे गहरे हैं उन्हें पठार कहते हैं, और जो खूब गहरे हैं उन्हें गर्त कहते हैं। तो समुद्र के जो ये मैदानी क्षेत्र जिन्हें कहते हैं उनकी जो गहराई है वो 840 मीटर तक होती है, वहाँ तक मैदान माना जाता है। उसके बाद में जो और ज़्यादा गहराई होती है तो वो फिर पठार, और उनसे भी ज़्यादा गहराई यदि होती है तो ये जो गर्त हैं, ऐसा अनुमान है कि 7200 मीटर इनकी एवरेज गहराई है। जैसे कि मैरियाना गर्त है उसकी गहराई 11,022 मीटर है, और भी दूसरे गर्त हैं, किसी की गहराई 10,000 कुछ मीटर है, किसी की 9,000 कुछ मीटर है। तो इनका जो एवरेज है वो 7,200 मीटर गहराई है। अब आइए, ये जो हमारा समुद्र है, मैंने बताया था कि इस समुद्र का जो पानी है उस पानी में लवणता होती है, खारापन होता है। अब ये खारापन आया कहाँ से? ये जो धरातल है, धरातल पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, जन क्या क्या चीज़ मिलती है वो बड़े होते हैं, बड़े होकर बूढ़े होते हैं, उनकी मृत्यु होती है। तो उनमें ये लवण के पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ पौधे हैं जो लवणीय होते हैं, जीव जंतु हैं, कुछ पौधों को खाते हैं, कुछ जीव जंतुओं को खाते हैं, उनके शरीर में भी लवणता होती है। तो वो सड़ गल कर उनकी जो लवणता है वो पानी में घुलकर धीरे धीरे इस समुद्र में आती रहती है, और कई करोड़ वर्ष से ये प्रक्रिया चालू है। माना यह जाता है कि समुद्र के अंदर जो लवणता है वो वही लवणता है जो धीरे धीरे प्रतिवर्ष समुद्र में आती है, नदियों के द्वारा
वर्षा के द्वारा इस तरह से लवणता आती रहती है। इस धरातल पर ये उत्तरी जो भाग है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उत्तरी भाग में स्थल ज़्यादा है, दक्षिणी भाग में स्थल कम है। उत्तरी भाग में जो स्थल है वो 29.1% है और दक्षिणी भाग में जो स्थल है वो स्थल 19.1% है। तो उत्तरी भाग में जो समुद्री क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में स्थल भाग से बहने वाला पानी आता है और दक्षिणी भाग में जो दक्षिण में स्थल भाग हैं उनसे पानी बहकर आता है। तो इधर स्थल भाग है ही कम, शेष जो वर्षा होती है वो समुद्र का पानी ऊपर गया, ऊपर जाकर समुद्र में ही बरस जाता है, उससे लवणता पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लवणता पे तो असर इस स्थल से ज़्यादा पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच के जो समुद्र हैं, मानो 20 डिग्री यहाँ है, 40 डिग्री यहाँ है, तो ये जो समुद्र है, समुद्र का भाग है, इसमें लवणता ज़्यादा पाई जाती है, इधर कम पाई जाती है, इधर भी कम पाई जाती है। इसका भी कारण मैं बताऊंगा। और इसी तरह इस दक्षिणी गोलार्ध में मानो यहाँ 10 डिग्री है और यहाँ 30 डिग्री है, तो इतने क्षेत्र में लवणता ज़्यादा पाई जाती है, बाकी इधर को भी कम और इधर को भी कम पाई जाती है। मैं अब इसका भी कारण यहाँ पर समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों है कि यहाँ कम है लवणता और यहाँ ज़्यादा है और इधर फिर कम है लवणता। पहले इधर का बताता हूँ। इधर ये उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ये जो ध्रुव है, ध्रुव पर वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है और वो बर्फ़ पिघल पिघल कर इस समुद्र में आती रहती है। जो बर्फ़ है वो स्वच्छ जल है। तो जब इधर को इस समुद्र में स्वच्छ जल आता रहता है तो इधर तो लवणता कम रहेगी। अब यहाँ पर समझिए, ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा पर रोजाना, क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तो इस भूमध्य रेखा पर जो पड़ने वाले समुद्री क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में वाष्पीकरण क्रिया ज़्यादा होती है और वाष्प बनकर ऊपर जाती है और ऊपर जाकर संवहनीय वर्षा के रूप में वो वाष्प फिर नीचे को बरस जाती है। दूसरी बात, इस भूमध्य रेखा पर पृथ्वी क्योंकि पश्चिम से पूर्व को इस तरह से घूमती है, तो घूमने के कारण इस पर जो समुद्री भाग है, समुद्रों में जो पानी है, वो पानी भी पृथ्वी की गति तो लगभग हज़ारों किलोमीटर प्रति घंटा की है, लेकिन पानी भी पृथ्वी के घूमने के साथ साथ कुछ आगे को बढ़ता है। इतना तेज़ तो नहीं बढ़ पाता जितनी पृथ्वी घूमती है, लेकिन कुछ आगे को बढ़ता है। जैसे कि ये समुद्री भाग है और यहाँ को पानी इधर को आया और यहाँ स्थल भाग है, स्थल भाग से ये पानी चलकर टकराया, ऐसे चला, यहाँ आकर टकराया। इसी को हम धारा कहते हैं, समुद्री धारा। यहाँ टकराने के बाद ये पानी, इसका कुछ भाग इधर को चला जाता है, कुछ भाग इधर को चला जाता है। तो यहाँ पानी की मात्रा बढ़ गई। जब बढ़ गई तो ये फिर विपरीत दिशा में ऐसे ये पानी ऐसे वापस हो जाता है और ये ऐसे वापस हो जाता है। तो ये जो समुद्री भाग है, यहाँ पर ये धारा का जन्म हुआ, पानी इधर को गया, यहाँ से पानी फिर ये इधर वापस आया, फिर इधर वापस आया, इधर वाला दक्षिण को चला गया, इधर वाला उत्तर को चला गया, ऐसे चला जाता है। तो यहाँ का पानी चलता है। जब चलता है तो यहाँ की लवणता भी आगे को बढ़ती है। अब ये पानी इधर को चला गया तो लवणता इसके साथ में इधर को आएगी। यहाँ पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आकर ये जो जलधारा है ये ऐसे पूर्व को मुड़ जाती है और इधर से ठंडी धारा आती है, इसमें मिल जाती है और फिर नीचे को आ जाती है। इस तरह से जलधारा का चक्र बन जाता है। तो ये जो मैंने बताया कि 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में का जो भूभाग है, इस समुद्री भाग में लवणता ज़्यादा पाई जाती है, इधर कम पाई जाती है। एक बात और है
कि पानी में जितनी ज़्यादा लवणता होगी तो ज़्यादा लवणता वाला जो पानी है वो नीचे को जाता है, समुद्र की तली में नीचे को जाता है, और कम लवणता वाला पानी ऊपर को आता है। ठीक इसी तरह से गर्म पानी ऊपर को आता है और ठंडा पानी नीचे को जाता है। तो जैसे ये उत्तरी ध्रुव की तरफ से ठंडी जलधारा आती है और इधर से ये गर्म जलधारा है, तो ठंडी जलधारा इस गर्म जलधारा के ऊपर नहीं, इसके नीचे हो जाती है। गर्म पानी ऊपर रहता है, ठंडा पानी नीचे रहता है। ये गर्म जलधारा ऊपर रह जाती है और ये ठंडी धारा इसके नीचे होती है, आगे बढ़ जाती है। तो ये यहाँ से शुद्ध पानी आया था, यहाँ बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ का जो शुद्ध पानी है वो नीचे को आया और इस गर्म धारा के नीचे होता हुआ इधर यहाँ भूमध्य रेखा तक आ जाता है। तो ये शुद्ध पानी आया और इसका जो अंतिम स्थान हुआ वो ये भूमध्य रेखा पर आकर हुआ। इसमें लवणता कम होती है, वो कम लवणता वाला यहाँ आता रहता है और यहाँ से फिर वो पानी गर्म होकर के फिर वापस जाता रहता है। इस तरह से इसकी एक चक्र बना रहता है जिससे इसकी लवणता इधर उधर बढ़ती रहती है। दूसरी बात, ये जो समुद्र की लवणता है, जैसा कि मैंने बताया कि स्थल भाग से जो जल आकर समुद्र में गिरता है वो अपने साथ में लवणता लेकर आता है। अब स्थल भाग पर जहाँ जहाँ समुद्र में नदियाँ गिरती हैं वो नदियाँ अपने साथ में स्थल भाग से लवणता घोल कर लाती हैं और समुद्र में आकर गिरा देती हैं, और वो पानी फिर धीरे धीरे लवणता के अनुसार आगे बढ़ता है। इस तरह से ये समुद्र में प्रक्रिया चलती रहती है। अब ये जो मैंने समुद्रों की स्थिति कुछ बताई, अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, जिस तरह से कि पहले मैंने बताया था स्थलमंडल में कि वह बड़े से बड़ा भूभाग जिसकी बाह्य सीमाएं समुद्री हों, बड़े से बड़ा भूभाग उसे महाद्वीप कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एशिया और यूरोप जुड़े हुए हैं। बड़ा भूभाग तो है लेकिन जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा बड़ा भूभाग हो गया। अध्ययन की दृष्टि से इसके विद्वानों ने दो भाग कर लिए हैं। पश्चिम के भाग को यूरोप कहते हैं, पूर्व के भाग को एशिया कहते हैं। पहले इस दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता था। तो अब इनमें कुछ ऐसा भी है कि समुद्र में कोई द्वीप है, वो छोटी आकृति है, उसकी सीमाएं तो उसकी समुद्री हैं लेकिन आकृति छोटी है, उसे महाद्वीप नहीं कहते, उसे द्वीप कहते हैं। ठीक इसी तरह से ये जो समुद्र है तो ये बहुत बड़ा भूभाग है, इस पर ये पानी है, ये प्रशांत महासागर है, तो इसको प्रशांत महासागर कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इधर स्थल है, इधर स्थल है और ये बीच में है, तो ये भी प्रशांत महासागर का ही पानी इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना भाग ये समुद्र से जुड़ा हुआ है और शेष भाग जो है वो स्थल से घिरे हुए हैं। पानी तो इसी का है, तो इसको हम सागर कहते हैं, इसे खाड़ी कहते हैं। वह समुद्री भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। तो और वो जो समुद्र का हिस्सा है उसको सागर कहते हैं। तो यहाँ पर है पीत सागर, पीली सैलों से होता हुआ पानी यहाँ आता है, जिससे यहाँ के पानी का रंग पीला दिखाई देता है, तो इसे पीत सागर कहते हैं। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी अब यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, तो जो भी स्थल भाग से समुद्र के कुछ क्षेत्र घिरे होते हैं उन्हें सागर कहते हैं। कुछ भूमि में अंदर भी ऐसे
जलीय भाग हैं जिनकी आकृति कुछ बड़ी है। महासागर तो उन्हें नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें सागर कहते हैं। और उनसे भी जो छोटी आकृति के जलीय भाग होते हैं उन्हें झील कहते हैं। सागर से भी छोटी आकृति के जो भाग होते हैं उन्हें झील कहते हैं। अब हम यहाँ पर प्रशांत महासागर के विषय में बताना चाहेंगे। इस पृथ्वी पर 4 महासागर माने जाते हैं। ये प्रशांत महासागर है, इसके बैक में अटलांटिक महासागर है और इधर यहाँ पर भारत है। इसके सामने का जो सागर है इसे हिंद महासागर कहते हैं और उत्तरी ध्रुव पर जो जलीय भाग है उसे आर्कटिक महासागर कहते हैं। 4 महासागर माने गए हैं, उनमें से एक है ये प्रशांत महासागर। ये जो प्रशांत महासागर है, कुल महासागरीय का जो क्षेत्र है, पूरी पृथ्वी पर जो महासागर हैं उनमें ये सबसे बड़ा है और कुल महासागरीय क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग को ये घेरे हुए है। 1/3 भाग में अकेला ये है और 2/3 भाग में जो अन्य महासागर हैं वो सब मिलाकर है। ये जो महासागर है इसका कुल क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो महासागर है भूमध्य रेखा पर इसकी जो लंबाई है वो 16,000 किलोमीटर है। यहाँ से यदि हम चलेंगे तो 16,000 किलोमीटर तक पानी ही पानी रहेगा जब ये भूभाग यहाँ पर आता है। इस महासागर में लगभग 2000 द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं 2000, जिन पे कुछ पे मानव बस्ती भी रहती हैं, कुछ पे नहीं भी रहती हैं। जो ज़्यादा छोटे हैं उन पर नहीं रहती, कुछ पे रहती हैं। इसी महासागर में यहाँ पर मेरियाना गर्त है। ये जो पृथ्वी के सभी महासागर हैं उनमें 57 गर्त हैं। कितने गर्त हैं? 57 गर्त हैं, जिनमें से 32 गर्त इस प्रशांत महासागर में हैं, शेष दूसरे महासागरों में। इनमें ये मेरियाना गर्त सबसे गहरी गर्त है और ये 11,022 मीटर गहरी है। अब समझिए लगभग 11 किलोमीटर, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो लगभग 11 किलोमीटर तक गहरी है। उसकी गहराई भी किस तरह से मापी गई होगी और इसमें जो लवणता है इसकी, जैसे जैसे तली के पास चलते जाएंगे ऐसे ऐसे पानी गाढ़ा होता चला जाएगा और इसमें किलोमीटर से भी ज़्यादा तो ऐसा कीचड़ सा होगा इसकी तली के पास को। तो इस तरह से ये प्रशांत महासागर में एक गर्त मैंने बताई, इसमें ऐसी 32 गर्त हैं। कोई 1000 किलोमीटर है, कोई नहीं, कोई 10,000 मीटर है, कोई 9,000 मीटर है। यहाँ जापान है उसके पास में एक गर्त, उसकी गहराई लगभग 10,000 मीटर है। तो इस तरह से समुद्र में गर्त है। ये जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर का जो रूप है, आकार है, वो लगभग त्रिभुज की आकृति का है। ऐसे देखिए, ये त्रिभुज जैसी भुजा इधर को गई, फिर इधर को गई और इधर यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इसके पश्चिम में एशिया, इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण में अंटार्कटिका। इस तरह से ये बहुत बड़े भूभाग को, बहुत पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे हुए है प्रशांत महासागर। तो ये बहुत बड़ा महासागर है। शेष जो सागर हैं वो इसकी तुलना में बहुत छोटे हैं।
ये जो महासागर है, इस महासागर में प्रवाल भित्ति पाई जाती है, अन्य महासागर में नहीं पाई जाती। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, जो प्रवाल भित्ति मूंगे की चट्टान है। पानी के अंदर मूंगा एक जीव होता है जो अपने ऊपर कवर बनाता है, जिसे मूंगा कहते हैं। वो मूंगा जो जीव तो मर जाता है और मूंगा वो पड़ा रह जाता है। इस तरह इकट्ठे होते 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 इस ऑस्ट्रेलिया के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो बहुत बड़े भूभाग में पट गए हैं, और यह उनके ऊपर फिर हवा से बारीक रेत मिट्टी के कण आ गए हैं, वो फैल गए हैं और ये भूभाग जैसे ही बन गए हैं। इस तरह से मैंने ये प्रशांत महासागर के विषय में कुछ आपको बताया। अब ये जो प्रशांत महासागर है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि समुद्र के अंदर इस तरह से मैदान, फिर पठार, फिर गर्त होते हैं। तो ये जो ढाल होते हैं ये कहीं 200 मीटर और कहीं कहीं 3000 मीटर तक भी होते हैं, जैसे ये है। तो इस तरह से ये ढाल के विषय में मैंने आपको बताया। तो ये क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज का वो हम इतना ही रखते हैं। तो इसे जलमंडल भाग 1 मानेंगे और जलमंडल भाग 2 हम फिर आगे बताएंगे। धन्यवाद।